Good morning, dear students. Today we have to start first chapter of history in class 10th. The revolt of 1857, the first war of Indian independence. It is the start from 1857. What many historians, it includes 1700 to 1900. In this chapter we study the 1700 to 1900, means 200 years history, period of 200 years. Look at the map, boys. ये जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज़ द मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट. इट इज़ द सर्कल which is the main cities and main centers of the revolt, where revolt is held. You will see, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरठ, कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद, ये सिटीज़ हैं. इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वॉर को 1857 कहा गया था. वो कौन कौन से कॉजेज़ थे, वो कौन कौन से रीजन्स थे जिसके कारण से ये रिवॉल्ट हुई, क्रांति हुई. हिंदी में इसको रिवॉल्ट को कहते हैं क्रांति. ये 1857 की बात है. इंडिया हैड कंप्लीटेड 100 years ब्रिटिश रूल्स. ड्यूरिंग द पीरियड द इंडियंस वेयर अनहैप्पी एंड रिजेंटेड फॉरेन रूल्स. द ब्रिटिश वेयर ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव. यह 1815 बीत चुका था. कम से कम 100 साल पूरे हो गए थे और इंडिया पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के हैंड में चला गया था, कैप्चर्ड हो गया था, उसका उनका पूरा रूल आ गया था. और ये बात भी थी कि जितने भी इंडियंस थे, टोटल इंडियंस, वो ब्रिटिश रूल से अनहैप्पी थे, नाखुश थे और कहीं ना कहीं उनके दिल में ऑप्रेसिव थी, बदले की भावना थी. मेन ऑब्जेक्टिव उनके क्या थे? ब्रिटिश के मेन ऑब्जेक्टिव थे, ब्रिटिश वाज टू ड्रेन इंडियाज वेल्थ टू एक्सप्लोर द रिसोर्स ऑफ मैक्सिमम. अधिक से अधिक इंडिया से एक्सप्लोर करना, ड्रेन करना रिसोर्सेज को, पैसे को, वेल्थ को, और ब्रिटिश ले जाना, अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ में लगाना. यहाँ उनका मकसद सिर्फ लूटना ही लूटना था और इस मकसद से ही वो आए थे. कंपनी का जो मकसद था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, जो कि 1600 में आई थी. इसको लेकर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एंग्री थे इंडियंस. और एक दिन क्या हुआ, 11 मई 1957 को एक सिपाहियों का जो ग्रुप था वो इनके अगेंस्ट हुआ और सड़कों पे आ गया और इस तरह से ये रिवॉल्ट हुई. वो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, वो क्यों नाखुश थे इसका भी मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ. क्योंकि उस समय जो कार्ट्रिज थे यानी कारतूस थे, वो उनमें गाय और सुअर, काऊ एंड पिग की जो फैट थे, चर्बी थी, वो लगाई जाती थी, उसको मुंह से खींचा जाता था. तो इससे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों के रिलीजन इफेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि गाय हिंदुओं की पवित्र है और मुस्लिम्स में सुअर को छूना भी पाप माना जाता है. इसलिए वो दोनों, इसको जब ऐसे पता चला, मंगल पांडे को ये पता चला, तो मंगल पांडे ने पूरे में फैला दी और ये बात पूरी बैरकपुर में आग की तरह फैल गई. सबसे पहले रिवॉल्ट हुई थी बैरकपुर छावनी में, बंगाल में. वहाँ से कुछ सिपाहियों को ग्रुप आगे बढ़ चला और जहाँ जहाँ भी गया उन्होंने अंग्रेज़ों को लूटा, उनकी राइफल्स छीनी और इस तरह से कैप्चर्ड करते हुए ये आगरा, दिल्ली होते हुए मेरठ आ गए. इस तरह से ये रेड फोर्ट पर और सीधा दिल्ली आ गए. मेरठ होते हुए ये दिल्ली आ गए. रेड फोर्ट पर इन्होंने कब्जा कर लिया और अपना फ्लैग लहरा दिया. इस प्रोटेस्ट के कारण क्या हुआ, इसको एक सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता था. एक तरह से ये सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है. इसको सैनिक विद्रोह का नाम भी दिया जा सकता है. दैट्स क्लियर. कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा. आपके पास बुक होना चाहिए. बुक अगर नहीं है तो आप ले लें, या पुरानी बुक्स जो है उसमें भी ये चैप्टर्स है, क्योंकि इस बार आपकी 10th है, बोर्ड है, तो आपको ये सीरियस होना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको ये वीडियो भी ध्यान कर रहा हूँ. कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट. कॉजेस रिवॉल्ट वॉट मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा. सबसे पहले थी पॉलिटिकल कॉज. 15th और 16th सेंचुरी के दौरान इंडिया में ट्रेड कंपनी जो आई थी वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वो ट्रेड के मकसद से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरा बंगाल कैप्चर कर लिया. आपस में
वो कहते हैं ना, फूट डालो राज राज करो वाली नीति अपनाई, और एक दूसरे को लड़ाकर इन्होंने ये धीरे धीरे पूरी जो थी पॉलिटिकल कंडीशन उसको अपने कैप्चर कर ली और डिसाइड किया पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने का। ब्रिटिशर्स में अब जो उनका बिजनेस का मकसद था वो तो दूर हो गया, लेकिन अब ये पूरा मकसद होगा कि इंडिया पे कैप्चर करके राज करने का। ठीक है, तो ये तो एक पॉलिटिकल कॉज थे। लोगों को ये लगने लगा कि अब हम कुछ है ही नहीं, राजा महाराजा को लगने लगा कि मेरा एम्पायर है, मैं किंग हूँ और मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से ये भी कॉज थे कुछ। दूसरा थी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या थी? द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन लीडिंग टू द रिवॉल्ट ऑफ 1859। ये बहुत लीडिंग थी, ये लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे इसको। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था कि ये आर्मी किंग को अपनी आर्मी रखनी पड़ती थी पहले और उसका खर्चा रखना पड़ता था। अब ब्रिटिशर्स ने ये कहा, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा किसी भी राजा से कि हम आपकी रक्षा करेंगे और उसके बदले में हम आपको आर्मी भी देंगे। आप पे अगर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई भी किंग, दूसरा किंग आपको अटैक नहीं कर सकता है, उसके लिए हम आपको आर्मी देंगे। ठीक, बट शर्त ये है कि उस आर्मी की जो सैलरी है वो आपको देनी पड़ेगी, उसका जो खाना खुराक है, जो भी रहने से का खर्च है वो सब आपको देना पड़ेगा। तो इसमें कुछ राजा राजी हो गए, जो कमज़ोर राजा थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी को रखना बहुत बड़ी बात है। तो जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, सबसे पहले वो ही इसने ही सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया था। उसने अंग्रेज़ों की सेना शर्त को माना और उसने पूरी आर्मी को रखा। इसमें फ़ायदा क्या हुआ? अंग्रेज़ों का फ़ायदा ये था कि उन्हें आर्मी अपनी रखनी नहीं पड़ती थी और पूरी की पूरी अपनी खुद की आर्मी थी और खर्च दूसरे उठाते थे। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों के नाम से तो वैसे ही डरते थे, तो कोई अटैक करता ही नहीं, लेकिन वो डर का फ़ायदा उठा के लाजाओं की अपनी आर्मी का खर्च उनसे उठवाते थे। ठीक, इसके बाद फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये है कि अगर आपके ब्लड रिलेटेड आपका सगा लड़का या लड़की कोई नहीं है, तो आपकी डेथ के बाद आपका पूरा का पूरा राज्य, पूरा स्टेट अंग्रेज़ों का हो जाएगा। ऐसे ही जो स्टेट थे वो झांसी थे, सतारा थे, नागपुर थे और भी कई थे, सोलापुर थे। तो इसमें ये था कि अगर आपका कोई सगा लड़का नहीं है तो अंग्रेज़ों को हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगा।